गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम चुनाव आयोग के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे हमारे देश में जो मतदान व्यवहार होता है। देखिए, हमने पिछले कक्षा में चुनाव आयोग के संबंध में जो भी समस्याएं आती हैं, जो निर्वाचन पद्धति में दोष हैं, उन दोषों का निराकरण कैसे किया, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हम ये देखेंगे कि जब भी हमारे देश में चुनाव होते हैं, चुनाव होते समय जो मतदान प्रक्रिया है, व्यवहार में किस किस तरीके से क्या क्या उनमें कठिनाइयाँ आती हैं और ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, उनको प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं, ये सब हम आज की कक्षा में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मतदान व्यवहार होता क्या है। देखिए, आप में से जिस किसी ने भी अपने मतदान का उपयोग किया है या आप जो भी अब करेंगे, तो आप एक तो स्वयं महसूस करेंगे, साथ साथ आप अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ भी देखेंगे कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। जब भी वो चुनाव मतदान केंद्र पे जाता है या जिस समय वोट होते हैं, चुनाव होते हैं, तो चुनाव के समय अपना जो मताधिकार है, जो प्रत्येक भारतीय को जो अपना मताधिकार मिला हुआ है, तो मताधिकार के प्रयोग समय वो किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम अध्ययन ये किया जाता है कि कौन कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित और कौन कौन से तत्व इस संबंध में उसको निरुत्साहित करते हैं। यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जो उसको ये कहते हैं कि नहीं, जाइए मतदान का प्रयोग करिए, और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो ये उसको इस प्रकार से निरुत्साहित करते हैं, उसका उत्साह कम करते हैं कि इस वजह से वो मतदान का प्रयोग करने से भी जी घबराता है उसका। अर्थात द्वितीय स्तर पर ये इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपना मताधिकार प्रयोग करता है। ये भी देखा जाता है इसमें कि अगर मैं किसी पार्टी के पक्ष में या किसी व्यक्ति के पक्ष में मतदान कर रहा हूँ, तो ऐसे क्या परिस्थितियाँ हैं या ऐसा क्या है उसमें मैं उसी के फेवर में करूँ, मुझे इसमें ऐसा क्या लगा। तो ये जो कुछ भी घटनाक्रम होता है, जो कुछ भी व्यवहार देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि मतदान व्यवहार के जो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो चुनाव के पूर्व भी किया जाता है और चुनाव के बाद भी किया जाता है। चुनाव के पूर्व ये भी देखा जाता है कि भाई किस प्रकार की इस पर चुनाव में किस पार्टी को या किस नेता के पक्ष में इस प्रकार जनाधार जाने की संभावना दिखती है, और फिर चुनाव के बाद में देखा जाता है कि जो चुनाव संपन्न हुए इसमें से क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतने के करीब है, कौन बिल्कुल हार के करीब है। ये सब कुछ इस प्रकार का जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है चुनाव से पूर्व, चुनाव के बाद, और किसी पार्टी के पक्ष में, किसी व्यक्ति के पक्ष में, या जो कुछ भी चुनाव से पहले जो भी घटनाक्रम होता है, इन सभी का ओवरऑल अपन को कहेंगे कि क्या कहेंगे, मतदान व्यवहार। कि जब भी चुनाव संपन्न होते हैं तो चुनाव संपन्न होते समय किन किन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से गुजरना पड़ता है और किन किस प्रकार से वो प्रभावित होता है, ये सब देखने का और अध्ययन करने का जो एक प्रारूप कहलाता है वो है मतदान व्यवहार, अर्थात वोटिंग बिहेवियर। देखिए, अब ये जो मतदान व्यवहार है, इसको अध्ययन में क्या क्या हमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है। मतदान हमारा स्वैच्छिक अधिकार है, हमारी आत्मा का, हमारा मन मस्तिष्क का। हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं तो वोट मैं जो जिसे चाहूँ उसको न देकर किसी और दबाव में किसी और को दो, नहीं। यह आपका अपना स्वविवेक के अधिकार है, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपका स्वविवेक अधिकार है कि जो भी आपको उपयुक्त लगता है, अच्छा लगता है, देश हित में, राष्ट्र हित में, उस व्यक्ति के पक्ष में आप मतदान करें, यह आपका स्वविवेक अधिकार है। इसलिए ये हमारे जो भी मतदान होता है वो हमारे मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित होता है, और एक ऐसी प्रक्रिया है जो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाओं से ही प्रभावित होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एलिमेंट्स को ये प्रभावित करती है। कई बार ये होता है कि नहीं, मैं गलत व्यक्ति को क्यों चुनूं, मेरे लिए राज सर्वोपरि है, मैं क्यों किसी प्रकार के संकीर्ण विचारों में आकर मैं किसी गलत व्यक्ति को वोट करूं जिसकी कोई योग्यता नहीं है।
जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं मेरे जो मुझे इस देश में मुझे जो मतदान करने का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार है मेरा, मैं उसको व्यर्थ क्यों जाने दूँ? कभी ये भी होता मन में, कभी बारी ये होता है कि पारिवारिक सामाजिक या इस प्रकार के दबाव होते हैं। जाति विशेष का होता है कि नहीं, अपनी जाति का व्यक्ति है, उस धर्म का व्यक्ति है, अपने धर्म का व्यक्ति है, अपने समुदाय का व्यक्ति है, मैं मेरी जाति बिरादरी इसके बाहर किसी अन्य व्यक्ति को वोट क्यों करूं, भले वो कितने योग्य हो और भले ही ये जाति बिरादरी कितने कमज़ोर हो। तो इस प्रकार से ये हमारे मन मस्तिष्क पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से प्रभावित करने का काम करता है। स्वाभाविक रूप से मतदान व्यवहार में अनेक कठिनाइयाँ खूब आती हैं। एक एक करके मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से भिन्न होता है। इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस संबंध में किसी प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में मतदान प्रवृत्ति को लंबे समय तक अवलोकन के आधार पर इस संबंध में किन्हीं परिणामों पर पहुंचने की आशा की जा सकती है। अब देखो, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई मतदान होता है तो उससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसा ही होगा किसी दूसरे क्षेत्र में। इसलिए किसी एक क्षेत्र विशेष के चुनावों को सामने रखकर आप पूरे क्षेत्र के चुनावों का अवलोकन नहीं कर सकते। सेकंड, ये देखा जाता है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में केवल कुछ निश्चित शीर्षकों के अंतर्गत संपूर्ण देश के मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः ये कठिनाई आती है कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए और किन शीर्षकों का अध्ययन नहीं किया जाए। इस संबंध में बहुत बड़ी एक जो पर्टिकुलर मतदान व्यवहार का हम अध्ययन नहीं कर सकते। एक अन्य कठिनाई ये भी आती है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है उनमें से अनेक अध्ययनकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाते, और जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते हैं वे भी जानबूझकर ठीक ठाक उत्तर नहीं देते। तो उनके मन में सदैव शंका रहती है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या तो शासन का प्रतिनिधि है या किसी विशेष राजनीतिक दल की ओर से उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त साक्षात्कार के अंतर्गत भाषा की कठिनाई भी सामने आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खूब सारी कठिनाइयाँ सामने भी आती हैं, फिर भी हम पर्टिकुलर किसी प्रकार के मतदान व्यवहार को समझ पाने में अक्षम होते हैं। तो ये है मतदान व्यवहार के संबंध में कुछ आने वाली कठिनाइयाँ। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है समझना है हमको कि भारत में जब भी मतदान व्यवहार होता है तो उस मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं या ऐसे कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स हैं जो उनसे हमारे देश का मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। एक एक करके इन सबको समझते हैं। देखिए, भारत में अब तक लगभग 17 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन चुनावों में इन चुनावों का विश्लेषण करें तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, सबसे पहले देखते हैं लीडरशिप, नेतृत्व किस प्रकार से इसकी भूमिका निभाता है। देखिए, चुनाव विशेषकर अब तक हुए लोकसभा चुनाव की विवेचना करें तो ये स्पष्ट होता है कि मतदाता को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक प्रमुख तत्व है वो है लीडरशिप अर्थात नेतृत्व एक ऐसा तत्व है जो बहुत कुछ मतदाताओं को प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि हमारे देश के प्रथम 3 आम चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की विजय का कारण पंडित नेहरू का करिश्माई नेतृत्व, व्यक्तित्व, कुशल लीडरशिप, कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी पंडित नेहरू की। और पंडित नेहरू का पूरा एक देश में बहुत बड़े भारतीय जनमानस में बहुत बड़ी उनकी एक छवि बनी हुई थी। इसलिए लोग कांग्रेस को वोट न देकर नेहरू को वोट देते थे। उसके बाद देखते हैं चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के आंशिक पराजय का कारण कांग्रेस के पास पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व नहीं होना। ठीक इसी प्रकार से 1971 के लोकसभा चुनाव और 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी विजय के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व, आई बात समझ में। इसलिए अपन देखेंगे कि हमारे देश में व्यक्तित्व बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। 1977 में कांग्रेस की भारी पराजय का कारण था श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व की जो इमेज थी वो बहुत कुछ धूमिल हो गई थी। आप देखेंगे जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उनके चुनाव के संबंध में, उनकी जो चुनाव है उसको निर्वाचन उसको अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा न देकर जिस प्रकार से इमरजेंसी का दुरुपयोग किया तो इससे उनकी जो इमेज थी बहुत कुछ धूमिल हो चुकी थी। इसलिए अपन देखते हैं कि 1977 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बुरी तरह से पराजय हुई।
लेकिन फिर 1980 और 84 के लोकसभा चुनाव में जनता ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पुनः मतदान किया। आई बात समझ में? 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय का कारण, अब देखो 1989 में कांग्रेस क्यों हारी? बोफोर्स घोटाले में या बोफोर्स सौदे में दलाली को लेकर राजीव गांधी की जो इमेज थी वो काफ़ी धूमिल हुई। राजीव गांधी पर यह आरोप लगा कि बोफोर्स मामले में उनकी संलिप्तता है, तो इससे भारतीय जनमानस पर विपरीत असर पड़ा और वो कांग्रेस के विपरीत हो गए और कांग्रेस की पराजय हुई। आप देखते हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा चुनाव जो क्रमशः 1991, 96, 98 में हुए, इनमें कोई अखिल भारतीय स्तर का कोई नेतृत्व या व्यक्तित्व नहीं था। फिर भी 11वीं, 12वीं लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व ने भाजपा को काफ़ी लाभान्वित किया। 13वीं लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा मतलब वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की निश्चित राजनीतिक लाभ पहुंचाया। आप देखेंगे कि इस समय और कोई नहीं है जैसा वाजपेयी का व्यक्तित्व है। वाजपेयी के व्यक्तित्व जैसा कोई अन्य का व्यक्तित्व नहीं है, इसलिए वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा और सत्ता में ही आए। 14वीं लोकसभा के चुनाव में नेतृत्व के प्रश्न की भूमिका अवश्य रही, किंतु लेकिन सबसे प्रमुख विषय कोई खास नहीं बन पाए। आप देखेंगे कि 15वीं लोकसभा चुनाव में राहुल, सोनिया, मनमोहन सिंह की त्रिमूर्ति और इस त्रिमूर्ति का आपसी सामंजस्य ने कांग्रेस दल को निश्चित लाभ पहुंचाया। इनमें राहुल की भूमिका सबसे प्रमुख रही। लेकिन 16वीं लोकसभा चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जो मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लाभान्वित हुआ और भाजपा को चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। आप देखिए 1989 से लेकर 2014 तक, इसमें वाजपेयी जी का कार्यकाल भी शामिल है, 2004 तक, 1999 से 2004 तक। आप देखेंगे कि इस दौरान किसी को भी पूर्ण बहुमत मिल रहा है। भारतीय राजनीति के विश्लेषक ऐसा कहने लगे थे कि अब वो दिन गए जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता था। वो कांग्रेस थी और कांग्रेस से कमाल कर पाती थी, अब किसी के बस की बात नहीं। अब कांग्रेस भी नहीं कर पा रही और शेष दल भी नहीं कर पा रहे। अब भारतीय जनमानस के सामने, भारतीय मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लीडरशिप की। ऐसा कौन व्यक्ति है जो करिश्माई नेतृत्व जैसा नेहरू, इंदिरा के जैसा कोई व्यक्तित्व है? तो बहुत बड़ा ये नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी झलक रही थी। ठीक है, भारतीय मतदाता परिपक्व हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे। वो चाहते थे कि ऐसा कोई कुशल नेतृत्व वाला इंसान हो जो देश का अच्छे ढंग से लीडरशिप दे सके। फिर आप देखेंगे 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए, 16वीं लोकसभा चुनाव, आप देखें कि बहुत बड़ी, जिसको किसी को भरोसा नहीं था इस प्रकार का संभव हुआ कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, पूर्ण बहुमत मिला। 89 के बाद में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि इतनी कुछ देश आगे बढ़ चुका, इतनी विविधता, सब कुछ, इतने राजनीतिक दल, इतनी सब कुछ विविधता होते हुए भी पुनः 17वीं लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपनी विजय का जो ध्वज पताका है वो जबरदस्त तरीके से 16वीं लोकसभा से भी आगे बढ़कर 17वीं लोकसभा में बहुमत हासिल किया। इतना निरंतर बहुमत हासिल करके देश में एक कुशल और करिश्माई नेतृत्व प्रदान करके विश्व फलक पर, विश्व स्तर पर जो भारत की छवि है, भारत की इमेज है, उसको लगातार सुदृढ़ किया, विश्व जनमत को अपने पक्ष में किया और हम विश्व स्तर में विदेश नीति के स्तर पर भारत आज एक सक्षम, मजबूत, सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा। ये हमारे कुशल नेतृत्व की देन है। इसलिए भारतीय मतदाता चाहते हैं कि जब कुशल मतदाता है तो हमेशा उसके सब कुछ क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक सब मतभेदों को भूलकर सब एक स्वर में खड़े होकर उस नेतृत्व को अपना या उस नेतृत्व के पक्ष में मतदान करते हैं जो उनको लगे कि देश हित के लिए सबसे सर्वोच्च है, सबके लिए अच्छा है और सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भारतीय जनमानस की परिपक्वता को दिखाता है और बहुत कुछ प्रभावित करता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरी तरह देश की आज़ादी से, देश के आम चुनावों से लेकर वर्तमान तक ये हमारे लिए बहुत ही कुशल नेतृत्व किस प्रकार से प्रभावित करता आया है। अगला है राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकारों की आकांक्षा। ध्यान रखना, आकांक्षा शब्द प्रयोग किया है। देखिए, भारतीय मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थायित्व और केंद्र में सुदृढ़ शासन स्थापित होने में विश्वास करते हैं। राजनीतिक स्थायित्व
जिस सरकार को 5 वर्ष के लिए चुना है तो वो पूरे 5 वर्ष करे और केंद्र में मजबूत और सशक्त शासन स्थापित हो। ऐसे इस प्रकार की शासन व्यवस्था में वो विश्वास करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि 1970 के पूर्व तक उनके द्वारा कांग्रेस समर्थन प्रदान किए जाने का प्रमुख कारण ये रहा। 80 से 84 के लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा इंदिरा गांधी को कांग्रेस को भारी बहुमत प्रदान किए जाने का सबसे प्रमुख कारण था। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा चुनाव में भी जनता राजनीतिक स्थिरता और सुदृढ़ सरकार चाहती थी, लेकिन जनता के समक्ष सही और संपूर्ण अर्थों में न तो कोई अखिल भारतीय दल था और न ही अखिल भारतीय कोई व्यक्तित्व। दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रीय सामंतों की शक्ति निरंतर वृद्धि हो रही थी, अतः जनता किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दे पाई। 13वीं, 15वीं लोकसभा चुनाव में जनता ने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया था। 16वीं लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व प्रदान करके भारतीय जनता पार्टी को मिले पूर्ण बहुमत ने साबित कर दिया कि आज भी हमारी जनता सुस्थायी और सुदृढ़ सरकार भारतीय मतदाताओं की पहली पसंद बना हुआ है और वो चाहते हैं कि हम मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते। हम एक कुशल, सक्षम और मजबूत जो 5 साल तक सरकार चले और कुशल नेतृत्व दे सके, इस प्रकार के शासन में वो विश्वास करते हैं। तो ये भी हमारे मतदान व्यवहार में हमारी भी बहुत बड़ा तत्व दिखाई देता है। अगला है आर्थिक स्थिति। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को बहुत कुछ प्रभावित करती है। एक प्रमुख तथ्य है कि यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं, अन्यथा शासक दल के विरुद्ध। इस कारण शासक दल की ये इच्छा रहती है कि चुनाव अच्छी कृषि के वर्ष में हो। 1980 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय का प्रमुख कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयाँ। इसके लिए जनता पार्टी और जनता ऐस को उत्तरदायी माना। आप देखेंगे ये भारतीय जनता, जब भारतीय किसान, मजदूर, जो भी जनता है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, दयनीय हो जाती है, अकाल जैसी स्थिति होती है, तो वो सत्ता पक्ष के विरोधी हो जाते हैं। लेकिन जब खुशहाल वर्ष हो, सबकी आय अच्छी हो, तो हमेशा उसी सरकार को चुनते आए हैं जिसकी सरकार सत्ता काबिज थी। इसलिए आर्थिक स्थिति हमारे मतदाताओं को बहुत कुछ प्रभावित देती है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसके पक्ष में मतदान करेंगे, अर्थात अगर आर्थिक स्थिति विपरीत है तो उसके खिलाफ जाएंगे और दूसरी सत्ता को, मतलब दूसरी पार्टी की सरकार को वापस ले आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के जो चुनाव हुए 98 में, भाजपा की पराजय के कारण बढ़ती हुई महंगाई और जनता की आर्थिक कठिनाइयाँ थी। इसलिए आप देखेंगे जैसे भी हमारी 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय जो यूपीए गवर्नमेंट थी, माफ़ कीजिएगा, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय उनके जो भी जिस प्रकार से 2G, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जितने घोटाले सामने आ रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी, घोटालों पे भ्रष्टाचार फैलता जा रहा था, लोगों का मोह भंग हो गया और सरकार चाहती थी कि, मतलब जनता चाहती थी कि इस प्रकार की सत्ता आए कि जो भारतीय जनता को प्रमुखता देते हुए उनकी जो भी समस्या उनका निराकरण करते हुए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसा हो, पारदर्शी शासन कैसा हो, इस प्रकार के शासन व्यवस्था के लिए आप देखते हैं कि कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी कर दिया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो ये बहुत कुछ प्रभावित करता है कि किस प्रकार से आप सत्ता का संचालन कर रहे हैं। अगला है दलों की विचारधारा और कार्यक्रम नीति। भारतीय मतदाता यदि भी बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम, नीति से भी प्रभावित होते हैं। इस संबंध में अनेक निषेधात्मक विचारधारा कार्यक्रम के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा कार्यक्रम को पसंद किया जाता है। आप देखेंगे 1971 के लोकसभा चुनाव में जनता ने गरीब हटाओ का नारा जो दिया इंदिरा गांधी ने, उसको अपनाकर अपना मतदान दिया। लोगों को लगा कि अब गरीबी हट जाएगी, तो ये इससे बहुत कुछ प्रभावित होते हैं। आप 1970 में जनता पार्टी की जो राजनीतिक कार्यक्रम था कि लोकतंत्र की रक्षा या लोकतंत्र बचाओ, उसके पक्ष में मतदान दिया। 2014 के लोकसभा जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास के पक्ष में अपना मतदान दिया। तो ये बहुत कुछ प्रभावित करता है कि आपकी किस प्रकार की विचारधारा है, आप किस कार्यक्रम और नीति के तहत चलते हैं, ये भी बहुत कुछ प्रभावित करता है। अगला जातिवाद। जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में से एक तत्व रहा है। कई बार और अनेक बार इसके अनेक क्षेत्रों में ये प्रमुख तत्व बनकर उभरा भी है। वैसे तो इस तत्व का प्रभाव भारतीय संघ के सभी राज्यों में है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल में बहुत कुछ प्रभावित करता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आशावर्धक तथ्य हैं। आप देखेंगे
कि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में जाति का प्रभाव बहुत कम होता है। विधानसभा में ज़्यादा होता है लेकिन लोकसभा में कम होता है। यदि चुनाव के अंदर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष समस्या सामने हो अथवा राजनीति में कोई करिश्माई व्यक्तित्व हो तो फिर जाति का तत्व भी कम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें देखा हमने कि सभी लोगों ने बीजेपी को भी साइड करके सिर्फ नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देखकर ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताया है जो बिल्कुल अपनी, अगर वो किसी अन्य पार्टी से हो तो अपनी जमानत जब्त करवा दे, लेकिन उन्होंने यही, मतदाताओं ने यही देखा कि यह वोट मैं भाजपा को दे देकर नरेंद्र मोदी को दे रहा हूँ। तो कहने के तात्पर्य मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी पक्ष, हर एक पार्टी में से देखा जाता है अगर कुशल नेतृत्व है, करिश्माई व्यक्तित्व है तो लोग सब प्रकार के जातिवाद को भूलकर उस व्यक्ति को देते हैं जो देश पर वो चाहते हैं कि ये शासन व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर ये चीज़ देखने को हमको मिलती है। मतदान व्यवहार में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। भारत के कुछ राज्यों में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति प्रबल है, जैसे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में क्षेत्रवादी प्रवृत्ति जबरदस्त तरीके से रही है। यहाँ की डीएमके या एआईडीएमके की प्रभावशाली स्थिति प्राप्त रही है। पंजाब में अकाली दल है, पश्चिम बंगाल और केरल में भी क्षेत्रीय दल हैं जो भी इस प्रकार से क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन प्रायः ये केंद्र के जब चुनाव होते हैं तो नगण्य रहते हैं। भाषाई स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। आप देखेंगे 1967-71 के चुनाव में डीएमके ने हिंदी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया। 70 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में जनता पार्टी का सफलता प्रमुख ये रहा कि दक्षिण भारत के व्यक्ति जनता पार्टी की भाषा नीति से संबंधित पूर्णतः आश्वस्त नहीं थे। और लेकिन फिर बाद में देखते हैं 1980 के दशक के बाद से देखते हैं तो भाषा स्थिति थोड़ी सी कम हो गई। कई बार ये भी प्रभाव पड़ता है युद्ध में सफलता असफलता। युद्ध की सफलता असफलता में मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। आप देखेंगे 1962 की असफलता का 1963 संपन्न लोकसभा चुनाव के कुछ उपचुनाव और 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के भाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा और ये उन्होंने वहाँ पर असफलता हासिल की। इसलिए अगर आपका देश जीतता है, जीत हासिल करता है तो भारतीय जनमानस पर बहुत उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर आप वहाँ मात खाते हैं तो जनता आपसे पीछे हटती है और आप में अपनी इच्छा नहीं जताती। इस प्रकार से शासन की क्षमता अक्षमता का प्रश्न, जब कोई राजनीतिक दल शासन करने में अक्षम सिद्ध होता है तो वह जनता का समर्थन खो देता है। आर्थिक साधन भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन 1970 के लोकसभा चुनाव उसके बाद के कुछ चुनावों से उदाहरण देकर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि आर्थिक साधन चुनावों के निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं करते। चुनावी राजनीति के सबक ये हैं कि आर्थिक साधनों का चतुराई भरा उपयोग राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को लाभान्वित भी करता है। तो ये उपरोक्त सभी कारण हैं जिनसे हमारे देश का मतदान व्यवहार प्रभावित होता रहता है।